वैसे तो इंडिया के काफी सारे नेबर्स हैं, लेकिन इंडिया उनको सीरियस नहीं लेता। बट वन ऑफ द नेबर चाइना को मजबूरी में हमें सीरियस लेना पड़ता है। तो आज जानते हैं कि चाइना की एक्टिविटी ऑन द पेंगोंग त्सो लेक, ये कंप्लीट इशू आपको अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअली ये क्या सिचुएशन है और पेंगोंग त्सो लेक के ऊपर इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहां हमें पता लगता है इंडिया और चाइना दोनों ही साइड से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चली हुई है। और कहां पे, पेंगोंग त्सो लेक के बारे में। तो सबसे पहले इस लेक के बारे में ही अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी लोकेशन को देखते हैं और कितना स्ट्रेटेजिकली ये इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं। तो वी विल लुक एट, तो ये आपको दिखता है इंडिया और चाइना का बॉर्डर। देखिए इंडिया चाइना बॉर्डर में हमारे पास आता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि एक ऐसी लाइन है जो ये बताती है कि इंडिया और चाइना की आर्मी जो है उस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगी। ये वो रीजन है एक्साई चीन का, जो है तो इंडिया की बाउंड्री, बट यस इट इज नाउ चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड बाउंड्री, मतलब चाइना इसको एडमिनिस्टर करता है एज ऑफ नाउ। और इसी के साउथ में यहां पे आप देखेंगे पेंगोंग त्सो लेक। ये जो लेक है ये एलओसी को क्रॉस करती है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इधर भी और उधर भी, मतलब वेस्ट साइड पे भी और ईस्टर्न साइड पे भी ये लेक आपको नजर आती है। दैट्स व्हाई टेक्निकली तो हम यही कहेंगे कि ये इंडिया के अंदर भी है और चाइना के अंदर भी है। चाइना का कुछ बॉर्डर है और कुछ इंडिया का बॉर्डर है जिसमें ये लेक आपको देखने को मिलती है। थोड़ा और डिटेल में अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि चाइना और इंडिया के बीच में आपका जो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास एक रीजन है दौलत बेग ओल्डी रीजन। ये आपका जो डीबीओ है ये इंडिया की एयर स्ट्रिप है, जिसके पीछे एक अमेजिंग स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूं। ये बात ये है कि 2008 के अंदर इसको 1 जनवरी 2008 को इस एयर स्ट्रिप को रीएक्टिवेट किया गया था। मतलब अगर मैं इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपको बताऊं तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एलएसी के वेस्ट में 9 किलोमीटर और एलएसी के साउथ में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पे लोकेटेड है, मतलब ये एलएसी के काफी पास में है। अब 2008 जनवरी चंडीगढ़ से आपका A32 एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई करता है और यहाँ पे जाके लैंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने सालों तक हमने ऐसा क्यों नहीं किया। इसका भी कुछ टेक्निकल रीजन भी है। टेक्निकल रीजन ये है कि यहाँ पे इस हाइट पे जाने के बाद आप ये मान के चलें कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लगभग 40 to 45% कम हो जाता है। और जब भी हम एक एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो उसमें फ्यूल और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर प्रॉपर होता है जिससे कि उसको एनर्जी मिलती है और एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है। ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाना वो पहले के एरिया में काफी कॉम्प्लिकेटेड था। दूसरी चीज ये भी होती है कि एयरक्राफ्ट अगर एक बार बंद कर दिया और वापस से स्टार्ट करना है तो फिर काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई यहां पे आप एयरक्राफ्ट को बंद भी नहीं कर सकते हैं। दिस इज द सिचुएशन। बट आज इश्यू है पेंगोंग त्सो लेक के बारे में, तो चलिए थोड़ा सा जूम इन करके इस लेक पे जाते हैं। तो अगर आप इस लेक को देखेंगे, यहां से ये पोर्शन मैंने यहां पे निकाला है, तो इसकी टोटल लेंथ जो है इट इज 135 किलोमीटर लॉन्ग, जिसमें से 45 किलोमीटर जो लेंथ है वो आपका इंडिया एडमिनिस्टर कर रहा है और रिमेनिंग जो लेंथ है वो किसके पास में है, चाइना के पास में। ऑलमोस्ट मान के चले कि 90 किलोमीटर लेंथ जो है वो चाइना एडमिनिस्टर करता है। इस तरीके से डिवीजन है। डिवीजन कुछ ऐसा है, देखिए आप जानते हैं ये 14,000 फीट की हाइट है, तो यहाँ पे टोटली ग्लेशियर देखने को मिलता है। अब ग्लेशियर जब मेल्ट आउट होते हैं तो इस टाइप के रिजेस जो है वो क्रिएट करते हैं। इन रिजेस को हम फिंगर के नाम से जानते हैं, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से इन टोटल आपके पास 8 फिंगर्स हैं। इंडिया का क्या कहना है, प्रेजेंटली इंडिया का अगर मैं मिलिट्री बेस की बात करूं, हमारे कंट्रोल की बात करूं, तो फिंगर 4 के पास हमारा एक बेस है। लेकिन इंडिया का लीगली कहना है कि हमारा क्लेम जो है वो फिंगर 8 तक बनता है। चाइना की बात करूं तो चाइना का बेस भी बिल्कुल फिंगर 8 के पास में ही है। ठीक है, अब क्या प्रपोजल है, प्रपोजल अब ये है कि फिंगर 8 के पास चाइना जो है आपका क्या कर रहा है, एक ब्रिज बना रहा है जो कि क्या करेगा, इस लेक के ईस्टर्न और नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट को कनेक्ट कर लेगा। मतलब ये हुआ कि चाइना यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है ताकि पीपल लिबरेशन आर्मी को वो आसानी से मूव करवा सके। ठीक है, ये चाइना का टारगेट है। तो कहां से मूव करवाएगा, चाइना का मोल्डो गैरिसन रीजन से। ये चाइना का बेस है जो कि आपके फिंगर 8 के पास देखने को मिलता है। नाउ प्रॉब्लम क्या है चाइना को, प्रॉब्लम ये है कि जैसे इंडिया का जो आपका आर्मी बेस है वहां से हम इजिली चाइना के बेस के ऊपर नजर रख सकते हैं, वो डायरेक्टली विजिबल है। वो चाइना के लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है।
अब इसके प्रपोजल में, इसके जवाब में इंडिया कभी भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि एक गलती हमने 1962 में की थी कि चाइना को हिंदी चीनी भाई भाई मान के हमने कोई प्रपोजल नहीं दिया या फिर उसके रिटेलिएशन में हमने कुछ नहीं किया, एंड दैट वाज द आई थिंक हॉरिफिक सिचुएशन, हॉरिफिक कंडीशन, जो कि इंडिया को उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए थी। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके बॉर्डर एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है, मेनली रोड बनाती है। जरूरी नहीं कि हमारे बॉर्डर एरिया, इवन जो हमारे फ्रेंडली नेबर कंट्रीज हैं, इवन अफगानिस्तान के अंदर, भूटान के अंदर, नेपाल के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है। नाउ इस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का अभी के टाइम पे टारगेट है लगभग आपका एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करना, जो कि काफी हद तक नजदीक है आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। माना यह जा रहा है कि यहां पे ये जो हाईवे का प्रपोजल है इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, इसके चलते ही हमने इसका बजट इस साल डबल के करीब कर दिया, 43% मैं बोलूंगा, क्योंकि बीआरओ को इस बार कैपिटल बजट दिया गया 5000 करोड़ का, जो कि कितना था? 43% हायर था प्रीवियस ईयर से, दैट इज 3500 करोड़ 2022-23 में दिया गया था। तो आपको ये समझना जरूरी है कि देखिए इंडिया जो है अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो इसी बॉर्डर को मैनेज करने में करता है। आपको लगता होगा कि पाकिस्तान की बात करें तो सर पाकिस्तान का बॉर्डर भी काफी सेंसिटिव है, नो डाउट वो सेंसिटिव बॉर्डर है, बट वी नो व्हाट इज द कैपेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान। बट ऑन दिस साइड चाइना जो है वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी भी डेवलप करता है और चाइना को रिटेलिएट करना काफी जरूरी है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे दोनों कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट है कि कोई भी आपका विस्फोटक टाइप की जो चीज है उसको यूज नहीं करेगा, जिसके चलते काफी लंबे टाइम से आप ये देखेंगे इवन आपकी जो गलवान वैली का रीजन था उस पर जो डिस्प्यूट हुआ था, उस डिस्प्यूट के अंदर भी ऐसे कोई वेपन्स का यूज नहीं किया गया, वो सिंपल एक हाथापाई के थ्रू हुआ था। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। जब हम हिंदी चीनी भाई भाई से 1962 में वॉर हो सकता है तो फिर ये एग्रीमेंट तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो आपका अभी स्टेट का जो स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, उससे जो हमने यूनियन टेरिटरी बनाई है, लद्दाख बिकम ए यूनियन टेरिटरी, तो इससे चाइना ने काफी बार अग्रेशन दिखाया है, क्योंकि चाइना का मानना ऐसा है कि इंडिया इस टाइप के डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, वी मस्ट बी इंक्लूडेड इन दिस। और चाइना किसी लेवल पे नहीं चाहता कि इसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, क्योंकि उससे सेंटर का कंट्रोल जो है यहाँ पे वो बढ़ जाता है। सो दिस इज द एरिया वेयर इंडिया एंड चाइना आर नाउ स्टैंडिंग एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब आप लोगों का सजेशन बताइए, आप लोगों का क्या मानना है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ में क्या चाइना की तरह हमें भी अपने विलेजेस को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि चाइना की स्ट्रेटेजी तो सिंपल ये होती है कि आप थोड़े से किलोमीटर अपना एक्सटेंशन लो और वहां पे अपने हैबिटेशन को एस्टेब्लिश कर दो, ताकि आप ये क्लेम कर सको कि यहाँ तो हमारी पॉपुलेशन रहती है। कल्चरल एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं कि ये हमारी सोलो टेरिटरी है। तो क्या इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए कि बीआरओ के साथ साथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ में यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को भी स्टार्ट किया जाए, ताकि हम अपनी टेरिटरी को किसी और के साथ ना छोड़ें? इंपॉर्टेंट एक और चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पेंगोंग तसो लेक की इंफॉर्मेशन। देखिए पेंगोंग तसो लेक वैसे तो ग्लेशियर्स के अंदर है, लेकिन ये सलाइन लेक है, तो हो सकता है यूपीएससी आपसे पूछ ले कि इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ का टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि इवन आफ्टर बीइंग अ सलाइन लेक पेंगोंग तसो फ्रीज आउट हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि पेंगोंग तसो ग्रीन टू रेड कलर जो है वो भी अपना चेंज करती रहती है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको एग्जाम में शायद रिलेवेंट हो सकती हैं, आपका किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।